Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the 8th chapter of your science course, that is how do organisms reproduce. Till now we have seen 7 chapters and this particular section belongs to biology, and these 2 sections we have seen, not 2 in this particular section. First chapter was life processes and the second one was control and coordination. This is the third chapter when it comes to biology, about reproduction. रिप्रोडक्शन होता क्या है, राइट? इज़ रिप्रोडक्शन, पहला क्वेश्चन ये होता है कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? इज़ रिप्रोडक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ? आई मीन इंडिविजुअल लाइफ। क्या एक आदमी के लिए रिप्रोड्यूस करना ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है? देन ऑफ कोर्स द फॉर्म आंसर इज़ नो। ऐसा नहीं है कि एक बंदा अगर उसके बच्चे नहीं होते हैं, प्रोजेनिज नहीं होते हैं, तो वो मर जाएगा, ओके? तो ऐसा जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ अ पार्टिकुलर कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म का जो जनरेशन जो चल रहा है धरती पे, उसके लिए ज़रूरी है। फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है। नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूइंग द इंडिविजुअल लाइफ। एक आदमी के ज़िंदा रहने या मरने से रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सो ये चीज़ आप पढ़ोगे क्लास 11 में पहला चैप्टर में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ लिविंग पर्सन। ये ज़रूरी है बट ओनली फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीज़ों कंटिन्यू करने के लिए, ना कि ज़िंदा रहने के लिए। ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आप देखोगे अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके किड्स नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, तो व्हाट डज़ दैट मीन? आर दे डेड? आर दे नॉट लिविंग? नहीं, ऐसा नहीं है। सो दिमाग में बैठा लीजिए, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर व्हाट? लाइफ। ये ज़रूरी है सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ जनरेशंस, नॉट फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो ये पहला चीज़ है, ठीक है। Now the question comes, do the organisms create exact copies? अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप जैसे देखते हो, एक गुलाब का फूल है तो भी दूसरे गुलाब का फूल वैसा ही होता है, ठीक है। एक अमीबा जैसा है, दूसरा अमीबा वैसा ही होता है। एक हाइड्रा जैसा है, दूसरा हाइड्रा वैसा ही होता है। ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन्स में भी है, एक ह्यूमन जैसा होता है, दूसरा होता है, लेकिन 2 हाथ 2 पैर, जो कुछ भी आप बोलते हो, बट स्टिल देयर आर सम वेरिएशंस, कुछ अंतर होता है। क्या सबकी आंखें एक जैसी होती है? सबके कान एक जैसे होते हैं? क्या सबके फिंगर्स एक जैसे होते हैं? आई मीन द लेंथ, कलर, ये सब चीज़ें। तो ये सब होता क्यों है? कहने का मतलब है एग्जैक्ट कॉपीज़ कुछ तो बनाते हैं, ठीक है। जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा वगैरह, जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विल कम टू व्हाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। कहने का मतलब है ऑर्गेनिजम्स सिमिलर दिखते हैं वो, ठीक है, बट स्टिल उनके अंदर कुछ वेरिएशंस होता है, डिज़ाइन को लेके, कलर को लेके, या कैरेक्टर को लेके, नेचर को लेके। क्या हम सभी एक जैसे नेचर के होते हैं? नो। तो ये सब कुछ वेरिएशंस आते हैं। रिप्रोडक्शन डेफिनेटली एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, बट स्टिल उसमें वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन आता है ड्यू टू डीएनए। डीएनए इज़ व्हाट? मैंने लिखा है यहाँ पे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दुनिया में 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। हमने क्रोमोसोम की बात की है अभी, हमने कुछ दिन पहले कि जनरेशन कंटिन्यू होता है। जैसे हमारे 2 आँख 2 पैर ये सब चीज़ें हैं, तो हमारे बच्चों के भी वही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए जीन्स होते हैं। जीन्स आर द पार्ट ऑन द क्रोमोसोम्स विच कोड फॉर कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। डीएनए के अंदर ही ये सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि हाँ, एक ऑर्गेनिज्म में 2 हाथ 2 पैर, ये कलर वो कलर है, तो उसके बच्चों में भी वही चीज़ आएगा ऑलमोस्ट। वो एग्जैक्टली वही नहीं आएगा, थोड़ा वेरिएशन, हमने बोला कि वेरिएशन आ जाता है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन किस में होता है? इसमें होता है। सो पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैरीज द इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड जीन, एंड दो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम्स। ऐसा होता है क्रोमोजोम। 4 आर्म्स होते हैं और इसी पे जीन्स मौजूद होते हैं, और इन्हीं जीन्स के अंदर क्या होते हैं? वो कोड्स होते हैं कैरेक्टर को कोड करने के लिए।
तो ये हमने बताया ये प्रेजेंस ऑफ डीएनए होता है। अब हम बोल रहे हैं वेरिएशंस थोड़ा बहुत होता है, स्लाइट वेरिएशंस। ये क्यों होता है? देखिए रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे गुलाब का फूल दूसरा गुलाब का फूल, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि मेल एंड फीमेल कंबाइन किए हों। कभी कभी हम एक पेड़ का एक डंडे को काटते हैं, उसके एक टहनी को, और दूसरा जगह उसे लगा देते हैं, तो भी एक मुझे गुलाब का फूल वगैरह दिख जाता है। तो दैट इज़ व्हाट सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन। तो उस केस में एग्जैक्ट कॉपीज ऑलमोस्ट बन जाता है, बहुत ही कम वेरिएशन होता है। लेकिन जहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल्स कंबाइन, तो अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, 2 अलग अलग लोग आपस में जीन्स को क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो 2 अलग अलग लोगों की जो जीन्स होगी जब आपस में कंबाइन होगी, तो क्या 2 अलग अलग लोग एक जैसे होते हैं? नहीं। उनमें क्या होगा, जब उनके जीन्स आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा वेरिएशन क्रिएट होगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग दिखते तो एक जैसे हैं, 2 हाथ 2 पैर, ये कलर वो कलर, 2 नाक 2 कान, सब कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर सब में होता है। क्या सबका फेस एक जैसा होता है? क्या सबका नेचर एक जैसा होता है? क्या सबकी लेंथ एक जैसी होती है? नहीं। तो ये सब इस डीएनए के कारण होता है। जब 2 पेरेंट्स के डीएनएज मेल का एंड फीमेल का आपस में फ्यूज़ करते हैं, 2 अलग अलग कैरेक्टर आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जिसके कारण ही ये वेरिएशन क्रिएट होता है। और डीएनए क्या है? डीएनए मेक्स अप क्रोमोजोम्स और जीन्स, ठीक है, और इसी पे जीन होते हैं। जीन आर द पार्ट ऑफ डीएनए और द वही पार्ट ऑफ डीएनए बोल सकते हो विच कोड्स फॉर कैरेक्टर्स। तो हमने इस चीज़ को लिखा है यहाँ पे। तो 100% परफेक्ट कॉपी नहीं बनाता है, थोड़ा वेरिएशन होता है। वो वेरिएशन होता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। अब ये वेरिएशंस जो होते हैं हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये वेरिएशन हमें हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में। सबसे पहला चीज़ ये है। कैसे? अब सपोज़ करो बहुत सारे लोग देखते हो ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग प्रेशर ले पाते हैं, कुछ लोग एक ही बीमारी से बहुत जल्दी हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, लेकिन कुछ लोग उस बीमारी को बर्दाश्त कर। जैसे आप देखोगे कोरोना आज चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग रिकवर कर जा रहे हैं। तो ये सब इन वेरिएशंस के कारण ही होता है। 2 अलग लोगों के क्या हुए, डीएनए आपस में कंबाइन किए, जैसे मेल का एंड फीमेल का चीज़ें कंबाइन की, ठीक है, उससे एक और। अब दोनों लोगों ने मिल के कितना स्ट्रॉन्ग जीन कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मैंने यही बोला ना, मिक्सिंग ऑफ जीएनए फॉर्मिंग रिजल्ट्स इन फर्दर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाता है। डीएनए मिक्स हो गए 2 अलग अलग पेरेंट्स के, अब उससे एक नया कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। अब ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि एक्सट्रीम कंडीशंस में, एनवायरमेंटल कंडीशंस में या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में सर्वाइव, बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्मी में सर्वाइव करेंगे या नहीं। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस मतलब हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग कोरोना को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का, वाटर का, किसी भी चीज़ का चेंज होता है, जियोग्राफिकल चेंज है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वेरिएशन के अकॉर्डिंगली ही बर्दाश्त कर पाते हैं। सो नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या क्या तरीके हैं रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? हमने बोला इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनीज विच आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। दिखने में, ठीक है, बस उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम प्रोजेनीज मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेनीज अपने आने वाले जनरेशन के लिए, ठीक है। ये मैंने बताया ना, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये 2 टाइप का होता है। लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। ये क्या होता है? एसेक्सुअल इज सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से होता है, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन, इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। मैं ये सब आप समझोगे क्या होता है। माइटोसिस का मतलब होता है एक सेल जब डिवाइड करता है तो 2 सेल बनाता है, और इसमें अगर 46 क्रोमोजोम है तो इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 होता है। एक होता है दूसरा मियोसिस, एक सेल जो है 2 सेल बनाएगा, लेकिन अगर इसमें 46 क्रोमोजोम है तो ये डिवाइड हो जाएगा 23 और 23। तो इसको बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन माइटोसिस को। और ये मियोसिस जो है इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, आधा हो गया। तो ये गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे ह्यूमंस में बोलते हैं ना 46 क्रोमोजोम है, मान लो अगर मेल गैमेट भी 46 होता है और फीमेल गैमेट भी 46 होता है, और ये जब आपस में कंबाइन करते तो कितना हो जाता है टोटल? 92। लेकिन है ऐसा नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस में 46 है। तो ये कब पॉसिबल है? जब फीमेल में भी 23 हो और मेल में भी 23 हो, जब ये आपस में कंबाइन करें
तो ये वापस कितना टोटल कर दे, 46 कर दे, जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ होते हैं। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। ये सेक्सुअल में चूँकि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता तो वहाँ पर सिर्फ माइटोसिस होता है। सिंगल पेरेंट ही है, उससे 2 नए बच्चे बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें अगर 46 है तो इसमें भी 46 होगा, उससे बोलते हैं माइटोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पैरेंट रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं आपस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट बनता है, उससे फिर बच्चा डेवलप होता है। एंड गैमेट्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मैंने बताया एक सेल जब 2 सेल बनाता है और दोनों में क्रोमोजोम नंबर सेम होता है पैरेंट के अकॉर्डिंगली, तो दैट इज कहते हैं माइटोसिस। मियोसिस, एक सेल 2 सेल बनाएगा और दोनों में क्रोमोजोम का नंबर इससे क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, जब आपस से फ्यूज़ करते हैं तो नए बच्चे में जो प्रोजेनी होती है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोजोम रीस्टोर हो जाता है। ठीक है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं। फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 पार्ट्स में टूट जाना। मल्टीपल मतलब बहुत सारे पार्ट्स में। बाइनरी फिजन जनरली अमीबा वगैरह में होता है, ठीक है, हाइड्रा में भी होता है। मान लो ये अमीबा है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस एक्सटेंड करता है, न्यूक्लियस थोड़ा एक्सटेंड करेगा, फैलेगा, फैलते फैलते इस तरीके से पूरा और लंबा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसा मतलब एक चिपका हुआ चीज़ है, इस तरह से टूटने वाला है, कॉन्स्ट्रिक्शन। अंत में आके न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है और ये पूरा कॉन्स्ट्रिक्शन तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये सेल ही 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो एक पार्ट एक न्यूक्लियस के साथ, एक पार्ट एक न्यूक्लियस के साथ निकल। सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसे बोलते हैं कैरियोगैमी। फिर सेल डिवाइड कर गया 2 पार्ट में, उसे बोलते हैं साइटोगैमी। तो बाइनरी फिजन में क्वेश्चन आता है कि पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है या सेल डिवाइड करता है। तो पहले आप न्यूक्लियस, बहुत सिंपल है, सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस थोड़ा फैलना शुरू करता है, एक्सटेंशन होता है। ये तब तक एक्सटेंस करता है जबकि इस न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड ना हो जाए, उसके बाद सेल बीच से टूट जाता है, इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले क्या होता है, कैरियोगेमी मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, फिर साइटोकाइनेसिस मतलब सेल टूटता है। ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जितने भी अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब चीज़ें होते हैं उन सब में होता है। मल्टीपल फिजन, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस में टूट जाएगा। मलेरिया पैरासाइट होता है ना, प्लाज्मोडियम, उसके अंदर ये होता है। तो न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट में टूट जाएगा, उसके बाद सेल टूट जाता है, रप्चर हो जाता है, और हर एक न्यूक्लियस जो है थोड़ा थोड़ा अपने साथ साइटोप्लाज्म, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके बाहर निकल जाएगा। इस कारण एक नया नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, डॉटर सेल्स। तो ये प्लाज्मोडियम में होता है। तो ये लिखा है मैंने, न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी पार्ट्स, उसके बाद हर एक जो होता है न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म का पार्ट लेकर निकल जाता है बाहर, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो इसमें भी सबसे पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है। इनफैक्ट दिमाग में रखो, किसी भी डिवीज़न में सबसे पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है। फिर तो होता है फ्रेगमेंटेशन। ये थोड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जस्ट अ मिनट। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े में टूट जाना। कुछ एल्गी वगैरह जो होते हैं या फंगस वगैरह होता है, उन सब में होता है। कुछ नहीं है, जैसे ये एक फंगस है, इसको बोलते हैं एल्गी है, इसको बोलते हैं स्पाइरोगाइडा। क्या बोलते हैं, स्पाइरोगाइडा। इसका बॉडी होता है फिलामेंटस, मतलब लंबा होता है, और उसमें स्पाइरल शेप्ड, एस शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये बनाया है मैंने। होता क्या है, ये अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, ऐसे ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो ये दिखाया है यहाँ पे मैंने, अलग अलग पार्ट में बॉडी टूट, और ये सब का सब एक नया ऑर्गेनिज्म में, इसी तरीके का ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा, ऐसे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर, इसको बोलते हैं सिंपली फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। स्पाइरोगाइडा एक ग्रीन एल्गी होता है, लिखा है मैंने यहाँ पे, उसमें ये चीज़ होती है। फिर आता है बडिंग। थोड़ा सा फोकस की प्रॉब्लम हो रही है गाइस, जस्ट अ मिनट। आई थिंक नाउ इट्स मच बेटर, कुछ दिख रहा है। नेक्स्ट इज़ बडिंग। बड क्या होता है, ये भी मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि ईस्ट में होगा, हाइड्रा में होगा। ईस्ट तो दिखा है मैंने, हाइड्रा में भी होता है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, हाइड्रा का ही दिया है। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, हाइड्रा ऐसा होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर कुछ हेयर लाइक अपेंडेजेस निकले रहेंगे, उसको बोलते हैं टेंटिकल्स। उससे बाहर एक बड निकलेगा, मतलब एक
आउटग्रोथ निकलता है, वही आउटग्रोथ धीरे धीरे एक नया हाइड्रा की तरह डेवलप कर जाता है, और जब नया डेवलप हो जाता है तो इसकी मेन बॉडी से टूट के दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसे बोला जाता है इस प्रोसेस को बडिंग। ऐसा ही ईस्ट में होता है, ईस्ट है उसमें भी एक आउटग्रोथ निकलता है, बड बोलते हैं जिसे। यही बड के बाद एक नया बड, एक नया बड, ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा, एक्सटेंसिव बडिंग बोलते हैं। और बाद में ये सारे यहाँ से टूट जाते हैं और सब के सब नए नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड बडिंग। आउटग्रोथ डेवलप होता है, बड डेवलप होता है पेरेंट बॉडी पे ही, तब तक डेवलप करेगा जब से एकदम एक फंक्शनल ऑर्गेनिज्म जैसा ना बन जाए, उसके बाद टूट जाता है और नया की तरह डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है इसको आप प्योर रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। रीजनरेशन, री का मतलब कहता है दोबारा, जनरेशन मतलब डेवलप करना। ये मोस्टली लॉस्ट पार्ट को डेवलप करने के लिए होता है। एक्चुअली पढ़ते हैं इसे हम रिप्रोडक्शन में, बट इट्स नॉट बेसिकली अ ट्रू रिप्रोडक्शन। प्लेनेरिया, स्टारफिश, ये सब चीज़ें हैं जो इन सब में होता है। इसमें पेरेंट बॉडी से अगर कोई पार्ट लॉस, जैसे सपोज करो मेरा एक हाथ टूट गया और मैं उसी जगह एक नया हाथ डेवलप कर लूँ, तो दैट वुड बी कॉल्ड रीजनरेशन। तो ये क्या हुआ, एक रिप्रोडक्शन हुआ? नहीं, ये ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है। दिस इज़ सिंपली अ प्रोसेस टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट। लेकिन इससे कभी कभी नया ऑर्गेनिज्म भी बन जाता है, इसी कारण इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखते हैं। जैसे कि ये स्टारफिश है, सपोज करो उसका एक हाथ टूट गया, हाथ का ये वाला पार्ट है थोड़ा सा टूट गया, तो होता क्या है, वापस ये इस हाथ को जनरेट कर लेता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन। प्लेनेरिया के भी मैंने होता है, प्लेनेरिया अगर अलग अलग पार्ट में टूट जाए बीच से, तो सबका सब एक नया नया पार्ट, तो ये वाला पोर्शन जो इसको हम रख लेते हैं जनरली फ्रैगमेंटेशन में। किसमें? फ्रैगमेंटेशन में। दिस इज़ ट्रू रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन मतलब एक लॉस्ट पार्ट जो था, टूट गया, उसको एक नया डेवलप कर लिया इसने। तो रीजनरेशन को क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ रीजनरेशन नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू रिप्रोडक्शन, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। तो इसका रीज़न क्या है कि इससे नॉट ऑलवेज और नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इट्स सिंपली अ प्रोसेस टू रीडेवलप अ लॉस्ट पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिस हैपन्स इन प्लांट्स। मैंने बताया ना, एक गुलाब का फूल है, रोज़ का, ठीक है, फूल नहीं उसका प्लांट है, ठीक है। चलो अब हम कभी कभी क्या करते हैं, उसके ब्रांच को काटते हैं और एक दूसरे जगह लगा देते हैं, धीरे धीरे यही डेवलप कर जाता है किस चीज़ में, एक नए रोज़ प्लांट में। सो दैट इज़ वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब बॉडी पार्ट्स, ठीक है, प्लांट्स प्रोसेस में होता है। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि रूट, स्टेम, लीव्स, कटिंग जो हम यूज़ करते हैं और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवा लेना इज़ कॉल्ड वेजिट। ये रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स को छोड़ो, फ्लावर्स इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें मेल फीमेल पार्ट होता है, लेकिन उसके अलावा जितना भी होता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स। तो उससे जो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें लेयरिंग, ग्राफ्टिंग वेरी कॉमन प्रोसेस है जो आपको पढ़ना है, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब लेयरिंग जो होता है दो टाइप का होता है, एयर लेयरिंग एंड माउंट लेयरिंग। मैं बताता हूँ ये चीज़ें क्या है। एयर लेयरिंग एंड माउंट लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है, सपोज करो एक प्लांट है, ठीक है, उसका एक ब्रांच है, ठीक है, ये है एक प्लांट है, उसका एक ब्रांच है। सपोज करो इस ब्रांच को हार्ड है, इसको मैं झुकाने को, बहुत सारे ब्रांच होते हैं ना जिसको हम पकड़ के नीचे खींचते हैं तो खींच जाता है, लेकिन कुछ मान लो एक ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके ब्रांच को हम नीचे खींचने की कोशिश करें तो वो खींच नहीं पाता है। जैसे मैंगो वगैरह में हुआ, एप्पल वगैरह में ब्रांच क्या होता है, हार्ड होते हैं, उनको मैं नीचे खींच नहीं सकता। तो करते क्या है, इसके प्लांट्स को बीच में गर्डलिंग कर देते हैं। गर्डलिंग मतलब उसका बार्क हटा देते हैं, छिल देते हैं, ठीक है। ये ब्रांच है, वो ब्रांच जो ज़मीन की तरफ खींचा नहीं जा सकता है, बेंड नहीं किया जा सकता है, उसको क्या करते हैं, गर्डल करते हैं। इसको प्रोसेस को बोलते हैं गर्डलिंग। देखो यहाँ पर लिखा भी है, गर्डल मतलब बार्क इज़ रिमूव्ड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, भींगी हुई मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं। या मॉसेस भी यूज़, मॉसेस क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट प्लांट जो ज़मीन के पास एकदम चिपके हुए उगते हैं, तो भी क्या होता है, मॉइस्चर होता है उनमें। कहने का मतलब है मुझे मॉइस्चर देना है। तो ब्रांच होता है जिसको नीचे झुकाया नहीं जा सकता, उसको
थोड़ा सा पार्ट को गर्डल कर देते हैं। गर्डल मीन्स उसके बार्क को, छाल को रिमूव कर देते हैं और उसको मॉइस्ट सॉइल से ढक देते हैं और फिर किसी पॉलीथीन या किसी चीज़ से बांध देते हैं। होता क्या है, उसको कुछ दिन तक छोड़ दिया जाए, शायद 1 महीने तक लगभग छोड़ दोगे तो उससे भी रूट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। तो जब ये रूट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाता है तो यहाँ से इस ब्रांच को काट लिया जाता है और काट के इस ब्रांच की प्लांटिंग कर दी जाती है, जो कि बाद में एक नए प्लांट में डेवलप कर दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं एयर लेयरिंग। क्या बोलते हैं? एयर लेयरिंग। हवा में ही हमने क्या कर दिया, ये झुक नहीं पाता था तो मैंने ब्रांच पे ही क्या कर दिया, पेड़ पे ही थोड़ा सा बार्क, छाल हटा दिया और उसको ढक दिया किसी से, मॉइस्ट। प्लांट वगैरह को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, तो ढक दिया मॉइस्ट मिट्टी से, या मॉसेस भी यूज़ करते हैं, और उसको पॉलीथीन वगैरह से ढक दो। कुछ दिन बाद इसमें रूट्स आएंगे, जो रूट्स आएंगे तो इस ब्रांच को काट के यहाँ से एक नया और दूसरी जगह मिट्टी में डाल दो, फिर एक नए प्लांट में डेवलप कर देता है। तो ये रोजेज़, मैंगोज, रोबर्ट्स, इन सब में यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ माउंड लेयरिंग। ये उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनके ये ब्रांच को हम लोग बेंड कर सकते हैं, झुका सकते हैं। जैसे सपोज करो ये प्लांट है तो इसके ब्रांच को मैं झुका सकता हूँ, तो मैं करूँगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में इसको झुका देता हूँ इस तरीके से, इस ब्रांच को ऐसे झुकाता हूँ कि थोड़ा सा पार्ट ज़मीन के अंदर रहे। कहाँ से रहे? ज़मीन के अंदर रहे, और थोड़ा आगे वाला पार्ट हवा में रहे। ठीक है। अब ये जितना दूर का पार्ट ज़मीन के अंदर था, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा पानी वगैरह देते, इसको भी कवर करते हैं मिट्टी से, पूरा अच्छे से ढक दिया जाता है। कुछ दिन बाद क्या होता है, इससे भी रूट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। जब ये निकलना शुरू होता है तो इसको भी कट करते हैं और इस पार्ट को ज़मीन में लगा देंगे, इससे एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो जितने भी बेरीज़ होते हैं, स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़, ग्रेप्स, जैस्मिन का एक प्लांट, उन सब में भी ये माउंड लेयरिंग किया जाता है। माउंड का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है। तो ये लेयरिंग कहाँ हुई? मिट्टी। ये ऐसे ब्रांचेज में होता है प्लांट्स में जिनके ब्रांच को हम लोग झुका सकते हैं। ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। प्लांट के झुकाया, ब्रांच को इस तरीके से झुकाया कि थोड़ा सा पार्ट ज़मीन के अंदर धंसा देते हैं उसे, और तो आगे का पार्ट हवा में रहता है। अब ये जो मिट्टी से इसको अच्छे से ढक दिया जाता है। कुछ दिन बाद इसके अंदर रूट्स वगैरह आना शुरू हो जाता है, उसको काट के एक दूसरे जगह प्लांटिंग कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसे बोलता है माउंड लेयरिंग। तो ये था लेयरिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्राफ्टिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ग्राफ्टिंग का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, ज्वाइनिंग टुगेदर, ग्राफ्ट। जैसे सपोज़ करो जब किसी के लीवर वगैरह को ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, कुछ भी, तो उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोला जाता है साइंस में। इसका मतलब होता है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की चीज़ें आपस में कंबाइन करना जा रही है। तो प्लांट्स के केस में भी ग्राफ्टिंग इज़ ए प्रोसेस। दो अलग अलग प्लांट हैं, उनके पार्ट्स को कंबाइन करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्राफ्टिंग। करते क्या है, प्लांट क्या है, एक रूट वाला पार्ट होगा, ठीक है, और एक शूट वाला पार्ट है ऊपर का। इस ग्राफ्टिंग प्रोसेस में दो पार्ट लिया जाता है। रूट किसी और प्लांट का लिया जाता है, थोड़ा सा काटेंगे, और ऊपर शूट जो होता है ये किसी और का लिया जाता है। ठीक है। मतलब किसी प्लांट का सपोज कर लो, नीचे से थोड़ा सा पार्ट काट दिए जो उसका ज़मीन में रूट वगैरह है, ठीक है, और ऊपर शूट एक दूसरे प्लांट का लाते हैं। अब दोनों अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, तभी तो कुछ नया प्लांट ढंग का बनेगा। अब जिस प्लांट से ये जो नीचे वाला पार्ट लिया गया है उसे बोला जाता है स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और जिस प्लांट से ये ऊपर स्टेम वाला पार्ट लिया गया है उसे बोलता है शायन। शायन बोलते हैं, SCION। ठीक है। अब ले लिया हमने दो अलग अलग पार्ट। करते क्या है, उसके बाद दोनों को तिरछा काटा जाता है। इसको यहाँ से तिरछा काट लो, इसको भी यहाँ से तिरछा काट दो, तो क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, फिक्स करते हैं। तो ऑब्लिकली काटने के बाद इनको आपस में, स्टॉक को और शायन को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद उसको अच्छे से ढक दिया जाता है जहाँ पे जोड़ा गया है, कुछ दिन तक छोड़ देते हैं। होता क्या है, कुछ दिन बाद ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं कम्प्लीटली। आप अलग अलग नहीं निकाल सकते हो उनको। तो ये क्या हुआ, दो अलग अलग वेराइटी आपस में क्या गई, जुड़ गई, आपस में कंबाइन कर गई। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है। जैसे बनाना वगैरह में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बनाना प्रोसेस। बनाना में जनरली एप्पल वगैरह का रूट वगैरह यूज़ करते हैं, उसके ऊपर बनाना का वो डाल देते हैं, शायन स्टेम वाला पार्ट, और एक दूसरे वाले कंबाइन कर जाता है और एक नया प्लांट डेवलप करता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन पूछूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन प्लांट्स में ज़्यादा यूज़फुल होगा?
क्वेश्चन आता है, तो उनमें ज़्यादा यूज़फुल होगा जिनके अंदर फ्लावर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। फ्लावर्स अगर है तो क्या हो जाएगा, मेल फीमेल पार्ट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है बहुत ज़्यादा, अगर बनती भी है फ्लावर तो उसमें स्टेराइल होता है, मतलब कि जो उसके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि बनाना, इसमें फ्लावरिंग होती ही नहीं है। जैस्मिन, रोज़, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं आपस में कंबाइन ईजिली नहीं कर पाते हैं। तो उनमें क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन काफ़ी काम आएगा। एक ब्रांच तोड़ो, मिट्टी में गाड़ो, डेवलप हो जाएगा। हमें डिपेंडेंट ही नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या ना हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल कॉपी होता है, उसके अंदर वेरिएशन बहुत कम होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट से, तो उसको एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोन। क्या कहते हैं उसे, क्लोन कहते हैं। सुना होगा आपने क्लोनिंग प्रोसेस। तो क्लोन मतलब ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। एंड वाई दे आर कॉल्ड क्लोन्स, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। उनके अंदर वेरिएशन बहुत कम होगा। वेरिएशन कम क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म कंबाइन नहीं किए, फ्यूज़न नहीं हुआ गैमेट्स का। एक ही रोज़ का प्लांट है, मैंने उसकी टहनी काटी, डाल दी इसमें मिट्टी में, एक नया रोज़ का प्लांट डेवलप हो गया। तो क्या हुआ, दो पेरेंट्स आए यहाँ पे, नहीं आए। सो दैट इज़ वाई उनके अंदर वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट के सिमिलर होता है, वेरिएशन बहुत कम होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और उससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ कॉल्ड क्लोन। क्यों, क्योंकि दैट इज़ जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लीव्स में बर्ड्स आते हैं, जैसे कि मान लो ये लीव्स है, ठीक है। होता क्या है, लीव्स पे ही कुछ कुछ बर्ड्स डेवलप करना शुरू कर जाते हैं। अब ये बर्ड्स जब ज़मीन पे गिरते हैं तो एक नए प्लांट में डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, लीफ बडिंग। ये जनरली ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम इज़ ए प्लांट, वहाँ पे ये होता है। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लीव्स से भी हो सकता है, जैसे ब्रायोफाइलम पिनेटम में लीव है, लीव के ऊपर कुछ बर्ड्स वगैरह डेवलप करते हैं, जो मैंने पता है बडिंग, और ये टूट के जब ज़मीन पे गिरते हैं तो एक नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड लीफ बडिंग है, और ये ब्रायोफाइलम में होता है। अब ये सेक्सुअल का लास्ट टाइप इज़ स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है इसको समझिए। आपने ब्रेड वगैरह देखा है, ब्रेड के ऊपर फंगस वगैरह डेवलप कर जाता है, ठीक है। मान लीजिए ब्रेड है, उसके ऊपर बहुत सारे फंगस वगैरह डेवलप कर गए हैं। इसको अगर आप ग्लास से देखिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो ये आपको ऐसे नज़र आएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर आप देखिएगा छोटे छोटे बॉब लाइक ऐसे ही सर्कुलर स्ट्रक्चर ग्रो करेंगे, ठीक है। इन्हीं सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोला जाता है हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी, और ये कॉम्बिनेशन ग्रुप इज कॉल्ड माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो ठीक है, आप याद रखो, बस हाइफी भी याद रखो। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये फंगस का होता है, फंगस ऐसे ही होता है थ्रेड लाइक, तो ये होता है हाइफी। और ये हाइफी पे ही ऐसे बॉब लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। अब देखो, ब्रेड को अगर ज़्यादा दिन तक छोड़ दोगे तो पूरा का पूरा ब्रेड काला हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ, ये स्प्रेड हुआ है तभी हुआ है पूरा का पूरा। मतलब फंगस क्या है, रिप्रोड्यूस किया है, उसका जनरेशन बढ़ा है। तो ये जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जब टूट के गिरते हैं तो ये फिर एक नया हाइफी क्रिएट करते हैं, ये भी एक नया हाइफी क्रिएट करेगा। तो इसी तरीके से ये डेवलप है। इसी बॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्पोर्स। क्या बोलते हैं, स्पोर्स। ये बहुत ही हार्ड होता है, मतलब उनके हिसाब से प्लांट्स में इसका हार्ड कवरिंग होता है, और ये इसको ग्रो कर, ये डेथ होने से बचाता है अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो। जैसे ही लेकिन जो मॉइस्चर वगैरह मिल जाए तुरंत ग्रो करना। तो इस पर क्या मॉइस्चर वगैरह होता है ये ब्रेड वगैरह पे, तो जैसे ही मॉइस्चर मिलता है उस पर ग्रो करना शुरू होता है। मान लो मॉइस्चर नहीं है, ब्रेड पूरा सूख जाए, तो भी ये जो स्पोर है इनका डेथ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अपने अराउंड ये एक हार्ड वॉल सिक्रीट कर लेते हैं, काइटिन का बना हुआ। किस चीज़ का, काइटिन का, जो बहुत ही हार्ड होता है। तो उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है।
जैसे ही थोड़ा मॉइस्चर वगैरह मिलेगा वो टूट जाता है और फिर से एक नया हाइफी डेवलप कर लेता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, जो कि जनरली फंगस वगैरह में होता है। ठीक है, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले ही बोला क्या होता है, टू पेरेंट रिप्रोडक्शन, दो इंडिविजुअल आपस में आते हैं, दैट इज़ मेल एंड फीमेल। तो क्या होगा, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स आर जनरली कॉल्ड स्पर्म्स इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स दैट इज़ कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। फीमेल में ओवम और एग। एनिमल्स में जनरली ओवम और एग दोनों वर्ड यूज़ किया जाता है, और प्लांट्स के केस में एग इज़ द वर्ड विच इज़ यूज़ करते हैं। मेल गैमेट छोटे होते हैं, फीमेल गैमेट बड़े होते हैं। मेल गैमेट मोटाइल होता है, मतलब उन्हें मूवमेंट होता है, उन्हें वो मूव करते हैं। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं, वो खुद से मूव नहीं करते हैं। अगर ये मूव भी करेंगे तो सेल की एक्टिविटीज़ है, ये खुद मूवमेंट उनके अंदर नहीं होता है। तो हमने बोला टू पेरेंट्स, तो दो पेरेंट्स जब आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है। जब गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है वो जनरली मेल टू फीमेल होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, फ्यूज़ करेंगे, दैट फ्यूज़न इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड, मेल एंड फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट, जो कि एम्ब्रियो में और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, हमने बताया, पहले ही डिस्कस किया था हमने, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है। क्यों हुआ, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डीएनए क्या हुआ आपस में मिक्स किया, तो मिक्स किया तो वेरिएशन क्रिएट होगा ही, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, नेचर सब कुछ अलग होता है। अब वो क्या करेगा, डाइवर्सिटी लाएगा। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस जो है अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करेगा। जैसे मैंने भी बताया कि कुछ लोग कोरोना को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे, सो दैट इज़ व्हाट, डाइवर्सिटी। और यही डाइवर्सिटी जब आपस में एक्यूमुलेट करती है बहुत लंबे समय तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो कभी कभी नए स्पीसीज बनाती है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग एप्स, चिंपैंजीज, इन सब से डेवलप किए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निएंडरथैलेंसिस, ये सब आप पढ़ोगे 11th क्लास में। तो अलग अलग स्टेज है डेवलपमेंट के, जिससे कि ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन हम बोलते क्या है, हम चिंपैंजी, एप्स, इन सब से ग्रो किए हैं। तो क्या हुआ है, धीरे धीरे चेंजेस डेवलप किए हैं, उनमें एक्यूमुलेट हुए, इकट्ठा हुए हैं, और आज का ह्यूमन दिखता है। सो दैट इज़ द थिंग हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वेरिएशंस एक्यूमुलेट करते हैं लंबे समय तक, मिलियंस बिलियंस ईयर्स के लिए, और एक नया स्पीसीज बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंस है, इसका एडवांटेजेस होता है। क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बताओगे, इट क्रिएट्स ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस क्रिएट करता है, वो वेरिएशंस हेल्प करता है हमें एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में, ठीक है, बेटर सर्वाइवल में, और वही चीज़ एक नए स्पीसीज़ का डेवलपमेंट भी करवाता है। तो दैट इज़ द एडवांटेज। अब हम बात कर रहे हैं ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट का फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है। तो गैमेट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, हमने बताया था जब ए सेक्शुअल और सेक्शुअल की ये डिफरेंस देख रहे थे, तो हमने बोला था ए सेक्शुअल में माइटोसिस होता है और गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस, मतलब रिडक्शन डिवीजन, हाफ हो जाता है। सपोज़ करो मेल ह्यूमंस में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी 46 होता है, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं। अगर 46 और 46 आपस में फ्यूज़ करें तो नए ऑर्गेनिज्म में कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट नंबर फ्यूज़ करें तो उससे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो ये पॉसिबल सही है नहीं, हमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना है हर एक स्पीसीज़ में। तो होता क्या है, मेल के केस में भी, ठीक है, या फीमेल के केस में, उनके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस जो होता है गैमेट बनाता है, जैसे स्पर्म एंड फीमेल, उसमें क्रोमोसोम का नंबर जैसे 1 है, 46 से मेल है, तो उसमें जब नया सेल मियोसिस होता है तो स्पर्म बनते हैं, तो इसमें 23 हो जाता है, 23 हो जाता है, आधा हो गया। इसी तरीके से फीमेल में भी क्या होता है, 46 है तो 23 ओवम में 23। अब यही चीज़ें जब आपस में फ्यूज़ करती हैं तो कितना हो जाएगा, वापस 46 हो जाएगा। तो हमने यही लिखा है कि मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विथ हाफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। 2n यूज़ किया जाता है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड, मतलब ह्यूमंस के केस में 2n इज इक्वल टू मतलब कितना हो जाएगा, 46 इतना होता है। लेकिन गैमेट्स में कितना होता है, n, दैट इज इक्वल टू 23, और n यूज़ किया जाता है हाफ द क्रोमोसोम नंबर। तो गैमेट्स आर हैप्लॉयड n, ठीक है। तो ह्यूमंस के केस में 2n का मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड बोलते हैं उसे, क्या, डिप्लॉयड। तो हमें कितना क्रोमोसोम होता है, 46, तो n कितना हो जाएगा, 46 डिवाइडेड बाई 2, 23। तो हमारे गैमेट्स में हाफ क्रोमोसोम हो जाता है। और वही जैसे स्पर्म हैप्लॉयड है, 23 है, इसमें भी 23 है, आपस में फ्यूज़ किए, फर्टिलाइजेशन हुआ,
तो 2n प्लस एन क्या जाएगा 2n, फिर वापस कितना बन गया 46 बन गया, 23 प्लस 23 इक्वल टू 46। फिर जाइगोट बना वही 46 वाला एम्ब्रियो, और फिर एक नया इंडिविजुअल धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। अच्छा, ह्यूमंस के केस में जब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो ये टोटल टाइम इन जनरल 9 मंथ्स लेता है। क्या लेता है? 9 मंथ्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पीरियड? इस टाइम को 9 मंथ्स को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। मतलब टाइम फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टू द बर्थ ऑफ इंडिविजुअल। टाइम फ्रॉम एम्ब्रियो फॉर्मेशन मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स से जो एम्ब्रियो बना वहाँ से लेके नए ऑर्गेनिज्म के बर्थ का जो टोटल टाइम होता है ह्यूमंस के केस में, दैट इज़ 9 मंथ्स। और इस पूरे टाइम पीरियड को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज़ जेस्टेशन पीरियड। ये पढ़ना जनरली 11th क्लास में, लेकिन पूछ देते हैं छोटे मोटे डेफिनेशन ये लोग कभी कभी। इसको बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्ड टू यंग वंस, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस होते हैं। अब कुछ चेंजेस बॉयज़ में या गर्ल्स में कॉमन होते हैं, जैसे कि हेयर्स का ग्रोथ आर्मपिट के नीचे, ठीक है, जेनाइटल एरियाज़ में हेयर का ग्रोथ, ठीक है, लेग्स पे, आर्म्स पे, इन सब पे भी हेयर का ग्रोथ, आर्मपिट के नीचे, ठीक है। उसके बाद स्किन्स जो होते हैं ड्राई हो जाता है और पिंपल आने शुरू हो जाते हैं, तो ये कॉमन होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सब में होता है। आर्मपिट के नीचे हेयर का आना, जेनाइटल एरियाज़ में हेयर का आना, हाथ और पैर पे हेयर्स का आना, स्किन जो ड्राई होने लगती है, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ये कॉमन चेंजेस हैं। ये बताता है कि आदमी चाइल्ड से एडल्ट हो रहा है। अब कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो मेल एंड फीमेल में अलग होते हैं, जैसे कि थिक बियर्ड्स फेस पे मेल पे आना शुरू हो जाते हैं, वॉइस जो होता है ब्रेक होना शुरू हो जाता है मेल्स में, मतलब क्रैकिंग साउंड हो जाती है, पिच कम हो जाता है, ठीक है। पीनस बिकम्स ओकेजनली इरेक्ट, हम विल कम टू नो व्हाट पीनस इज़ देयर, ठीक है। फिर ये जो फीमेल होती है उनके अंदर ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड्स दैट इंक्रीजेज इन साइज, एंड फीमेल्स ऑल्सो स्टार्ट टू मेंस्ट्रुएट, विल कम टू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस जो होती हैं ऑन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट। तो वो जब ये सारी चेंजेस जब होती हैं तो ये सिग्नल करता है कि द पर्सन इज़ गेटिंग सेक्सुअली मैच्योर्ड। अब वो जर्म सेल्स भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट बनने में, इस चीज़ को बोला जाता है जब एडल्ट हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड है प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। तो ये सारे चेंजेस होते हैं, वही चीज़ हमने बार बार लिखा है यहाँ पर। और इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के केस में भी होता है। उनके केस में भी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनती है। मेल गैमेट को प्लांट्स के केस में पोलन ग्रेन बोलते हैं एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड एग। तुम देखते हैं ये सब चीज़ें आगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे प्लांट्स के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एक फ्लावर को देखो, अब फ्लावर देखते हो, मान लो ये है, और देखते हो इसमें इस तरीके का एक नीचे सबसे एक गुलाब का फूल याद करो, नीचे एक फ्लावर है, एक ग्रीन कलर का पार्ट होगा, ठीक है। फिर बेस में फिर उसकी रेड कलर की चीज़ें होती हैं, फिर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा, और एक उससे छोटा होगा वो भी होगा। ये जो सबसे ग्रीन कलर वाला पार्ट जो सबसे नीचे वाला होता है उसको बोला जाता है कैलिक्स और सेपल। क्या बोलते हैं? कैलिक्स और सेपल। ये जनरली ग्रीन कलर का ही होता है। उससे ऊपर फ्लावर्स के जो हम बोलते हैं, कोई फ्लावर रेड कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, तो वो जो अलग अलग कलर होते हैं रेड ब्लू ये सब, उनको बोला जाता है पेटल्स और कोरोला। क्या बोलते हैं? पेटल्स और कोरोला। सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला, इनको एक साथ बोला जाता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी, रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक्सेसरी हेल्प करते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड छोटा वाला इज़ कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव। बहुत बार आप देखोगे कभी कभी फ्लावर्स को आप हाथ में लेते हो तो छोटे छोटे दमदाने टाइप के हाथ में लगने लगते हैं, लाल पीला हल्का करके, ठीक है। दे आर स्टेमेंस, उससे जो मेल गैमेट बनता है दे आर पोलन ग्रेन्स, तो वो इसी से निकलता है, स्टेमन से निकलता है। एंड देन देयर इज ऑल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
उसको पिस्टिल्स और कार्पल्स भी बोलते हैं। तो दे आर कॉल्ड इसेंशियल ऑर्गन्स। इन दोनों को बोला जाता है एक साथ इसेंशियल, मतलब एकदम ज़रूरी होने चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और दे आर एक्सेसरी, मतलब ये हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं छोटा सा बताता हूँ मैं, लेकिन दे आर नॉट इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसेंशियल क्या है? जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा वही ना इसेंशियल कहलाएगा। और जो हेल्प करते हैं दे आर सपोर्टिंग। एक्सेसरी मतलब सपोर्टिंग। अब जो हम बोलते हैं कि कोई फ्लावर अट्रैक्टिव होता है, लाल पीला हरा अलग, वो सब क्या होते हैं? पेटल्स और ये अलग अलग कलर होते किए हैं। ये इसलिए होते हैं कि कभी कभी एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता नहीं है। कभी कभी एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें सिर्फ मेल होगा या एक फीमेल होगा। मान लो एक रोज़ है, रोज़ में एक फ्लावर में मेल पार्ट है और एक फ्लावर में फीमेल पार्ट है, तो उनके बीच में फ्यूजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो होना क्या चाहिए? मेल गैमेट को फिर फीमेल पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये ट्रांसफ़र करने का काम जनरली इंसेक्ट्स करते हैं। वाइंड से भी होता है, हवा से भी होता है। तो जहाँ जहाँ वाइंड ये इंसेक्ट्स करते हैं, इंसेक्ट्स हमने देखा है कलर से अट्रैक्ट होते हैं। तितली वगैरह देखते हो जाके, या दूसरे इंसेक्ट्स जाके फ्लावर्स पे बैठते हैं। कैसे बैठते हैं वो? क्योंकि वो उनकी कलर से अट्रैक्ट होते हैं। तो मान लो जब वो फीमेल मेल पे बैठे होते हैं तो मेल का पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी से चिपक जाता है, और वही चीज़ जब आगे दूसरे फ्लावर पे फीमेल पे बैठती हैं तो ये क्या हो गया? उनके साथ साथ वो पार्ट मेल वाला ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, मतलब फीमेल पार्ट पे, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसीलिए फ्लावर्स जो होते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं, पेटल्स, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे। फ्लावर्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि एक ही सेक्स वाला पार्ट मौजूद है, या तो मेल मौजूद है या फीमेल मौजूद है, दोनों मौजूद नहीं है। जैसे पपाया, वाटरमेलन, इन सब में होता है। बाइसेक्सुअल जिसमें फ्लावर्स में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों होता है। जैसे कि मस्टर्ड, हिबिस्कस। मस्टर्ड मतलब सरसों का, हिबिस्कस मीन्स गुड़हल का। ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेमन का, मेल वाले पार्ट का। स्टेमन को मेल पार्ट बोलते हैं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक लॉन्ग फिलामेंट होता है जिसे स्टॉक भी बोलते हैं। दूसरा ऊपर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, पूरा एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं होता लेकिन वैसा ही दिखेगा। ठीक है। ये जनरली बीचों बीच दो पार्ट में, जैसे बाइलोब्ड बोलते हैं, बाइलोब्ड। और फिर एक और डिवीजन होता है जिससे ये कितने पार्ट बन जाते हैं? 4 बन जाते हैं। कितने? 4। तो एक एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, लेकिन टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें। कितने? 4 चैम्बर्स। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फिर 2 पार्ट में होता है। तो एक पार्ट को ऊपर वाले को एक लोब, नीचे वाले को एक लोब, फिर एक एक लोब अलग अलग फिर डिवाइड होता है। टोटल 4 चैम्बर बन जाते हैं। तो और इस ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। ये पूरा पार्ट कहलाता है एंथर, और ये लंबा वाला पार्ट फिलामेंट। और इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, मतलब मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जो कि अलग अलग कलर के होते हैं, जनरली येलो कलर का होता है। एंड दे आर, उनके पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल न्यूक्लियस होता है जो कि फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज़ करते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। फिलामेंट, उसके ऊपर एंथर, और एंथर के अंदर 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड होते हैं। देन इज़ फीमेल पार्ट, पिस्टिल और कार्पेल बोलते हैं। वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर एक का जो स्ट्रक्चर होता है डिस्क जैसा होता है। कैसा? डिस्क शेप्ड। इसको बोला जाता है स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये थोड़ा सा जेली लाइक होता है, चिपचिपा होता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर पॉलन ग्रेन्स ये जो आ रहे हैं तो ये आके इस पर अगर बैठे तो ये इस पर अटैच रहते हैं, उड़ के भागे ना फिर से। ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा वाला बाहर से, इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर फिर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर होते हैं सर्कुलर, दे आर कॉल्ड ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। अब उस ओव्यूल के अंदर फिर फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है? फीमेल गैमेट। तो पिस्टिल और कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट, ऊपर वाला, कॉल्ड स्टिग्मा। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और सबसे नीचे का ऑलमोस्ट सर्कुलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ये वाला, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। सबसे नीचे जो होता है
इस टाइप का। देखो मैं फिर से बना, ये जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर मैं अलग से एक बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो नीचे 3 होते हैं, बीच वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, ये होता है एग, क्या कहलाता है, एग, फीमेल का एग सेल, ठीक है, ये लिखा है मैंने, ये वाला बीच वाला। और इसके बगल में जो 2 हैं इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स, क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स, दे आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। फिर बीच में 2 न्यूक्लियस होता है, इसको बोल देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। और ऊपर फिर 3 होते हैं, कितना, 3 न्यूक्लियस हैं, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं इन्हें, एंटीपोडल्स। तो जो फ्यूज़न होता है इसका होता है और इसका होता है, हम देखेंगे आगे। तो दिस इज़ एग सेल, एक्चुअल में एग सेल ये है, उसके बगल में जो साइड्स होते हैं न्यूक्लियस जो होते हैं दे आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। ये बाद में डिजेनरेट करते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। और एंटीपोडल्स जो ऊपर के 3 हैं ये भी डिजेनरेट कर जाते हैं, इनका भी कोई काम रिप्रोडक्शन में होता नहीं है, काम सिर्फ इसका आएगा और बीच वाला एग सेल का आएगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। तो लिखा है मैंने यहाँ पिस्टिल्स और कार्पल्स, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, टर्मिनल पार्ट स्टिकी होता है, उसे कहते हैं स्टिग्मा, ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। मिडिल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, इसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आते हैं तो ये एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं, इनको पहुँचना है यहाँ पे एक के पास फ्यूजन के लिए, तो ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ऐसे घूमता है, तो ये रास्ता देता है उसे, स्टाइल क्या कर रहा है, उसे रास्ता दे रहा है, और ऐसे घूमते हुए ये यहाँ पे पहुँचता है। तो ये काम होता है स्टाइल का। अब बॉटम पार्ट सोलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, 3 सेल्ड एग एपरेटस कहला, ये वाला जो तीनों जो होता है नीचे 1 2 3, बीच में एग, 2 सिनर्जिस, इसको तीनों को एक साथ बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। इसमें एक एग होता है और साइड के 2 सिनर्जिट्स। मिडिल वाले को पोलर न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, और ऊपर वाले को एंटीपोडल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। मैंने बताया ना कि फ्लावर्स होते हैं अलग अलग कलर्स के होते हैं। वो कलर क्यों होता है, पेटल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं पॉलन ग्रेन्स को अपनी तरफ, और पॉलन ग्रेन्स अपनी तरफ से तो आएंगे नहीं, तो इंसेक्ट्स वगैरह लेके आते हैं। अब इंसेक्ट्स जनरली कलर वगैरह देख के, मान लो एक इंसेक्ट एक फ्लावर पे बैठा जिसके अंदर क्या है, मेल पार्ट है, तो यहाँ से उसकी बॉडी में क्या चिपक जाता है, पॉलन ग्रेन। अब यही चीज़ लेके वो आता है और किसी फीमेल पार्ट पे बैठता है, ठीक है, तो इसने अपने पॉलन ग्रेन को इस पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब ये ट्रांसफ़र हुआ मेल पॉलन ग्रेन का मेल फ्लावर से स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, इस पे स्टिग्मा पे ही ट्रांसफ़र होता है, जो मैंने बताया था स्टिकी होता है, इस पे आके पॉलन ग्रेन्स बैठते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठेगा तो पॉलन ग्रेन इस पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिकी होता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइज। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेंस, स्टेमेंस मतलब मेल पार्ट टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल्स फीमेल पार्ट, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही प्लांट के अंदर मान लो क्या है, एक ही फ्लावर है, फ्लावर एक ही है, उसके अंदर क्या है, मेल पार्ट है, एंथर है, ठीक है, और उसी के अंदर स्टिग्मा है, ठीक है, मतलब फीमेल पार्ट भी है, कार्पेल भी है, एक ही फ्लावर के अंदर है ये सब, ठीक है। तो इसका भी पॉलन ग्रेन क्या होगा, इस पर ट्रांसफ़र होगा, गिरेगा, एक साथ है ये, फिर भी गिरना तो ट्रांसफ़र तो होना ही है ना। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ पॉलन। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जब मेल और फीमेल पार्ट हो और पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होता है मेल से फीमेल, मतलब स्टेमन से स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, ये वाला ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहता है, कार्पेल और पिस्टिल, और इसका पहला पार्ट ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टिग्मा। तो एंथर से पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल विद इन द सेम फ्लावर ट्रांसफ़र होता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ। क्या, सेल्फ मतलब खुद का है ये, उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और यही चीज़ जब क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, जब एक फ्लावर के मेल से दूसरा कोई फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर किसी उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे या किसी दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे हवा से उड़ के चला जाए, इंसेक्ट से उड़ के चला जाए, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ इन अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ क्या, कार्पेल ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट और
दूसरे प्लांट पे, लेकिन स्पीसीज सेम होगा। रोज़ का ट्रांसफ़र रोज़ पे होगा तभी तो एक नया रोज़ बनेगा, रोज़ का एप्पल पे तो कर नहीं सकते हैं, तो उसे बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये सब एग्जांपल है जहाँ जहाँ सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, क्या था सेल्फ पॉलिनेशन? फ्लावर एक ही है, उसके अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट ही है, तो सेल्फ है, दोनों है। तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है, मेल से फीमेल पे ट्रांसफ़र हो गया पॉलिन ग्रेन, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब दूसरे चीज़, दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। क्रॉस एक ही प्लांट है लेकिन अलग अलग फ्लावर, एक ही प्लांट है अलग अलग फ्लावर है, तो एक फ्लावर के मेल से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया पॉलिन ग्रेन, या फिर एक प्लांट का फ्लावर से लेके हवा में उड़ के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला गया। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे या दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाए तो भी दोनों क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो, देन विल स्टार्ट विथ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, और कैसे नया प्लांट डेवलप करेगा ये सब बताऊंगा। तो पॉलिनेशन पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विथ फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।